हेलो क्लास 10। आज मैं आपको अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं के गणित विषय की सेट नंबर सी की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सही विकल्प चुनिए। संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इनके एलसीएम को निकालने पड़ेंगे इन तीनों नंबर के, और फिर इन्हीं नंबरों का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालने हैं, और फिर उनका क्या लिखना है, हमें अनुपात लिखना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 का यदि हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो 5 के फैक्टर जाएंगे 5 × 1, मतलब 1 × 5। वैसे ही हम क्या करेंगे, 15 का निकालेंगे, तो 15 का क्या जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 3 और 5 हो जाएगा। 20 का निकालेंगे तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो अब हम इनके क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए देख सकते हैं हम कि तीनों में कौन सा फैक्टर जो है कॉमन है, वो है 5। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। और दूसरा फिर इनके हम एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 5 × 2 × 2 × 3। तो इस तरीके से इसका एलसीएम आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60। तो एलसीएम आ गया 60। ठीक है, तो इसने हमको बोला कि इनके एलसीएम, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो एलसीएम अपना कितना आ गया, एलसीएम आ गया 60, और किसका अनुपात, इसके एचसीएफ का अनुपात, मतलब कि 5 का। तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 12 जा 16, मतलब कि 12:1, 12:1 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको सेकंड नंबर पे पूछा है, रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक होगा। तो इसका शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ax + b = 0 हम ले लेंगे। तो ax + b = 0, सो ax = -b + b इधर आ जाएगा -b में। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x = -b/a हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें आंसर पे क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी पे ये दिया है हमें -b/a। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -b/a हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त। देखिए, कोई भी समीकरण के अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है। पहला नंबर है आपका ऑप्शन a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2। सेकेंड a1 a2 = b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2। नेक्स्ट a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अद्वितीय हल की शर्त क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, AP 2, -2, -6, -10 में सार अंतर है। मतलब इसमें आपको क्या करना है, सार अंतर मतलब कि डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, डी की वैल्यू हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो सेकेंड टर्म क्या है आपकी -2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो डिफरेंस कितना जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -4 आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरणों में मूलों की अधिकतम संख्या होती है। तो द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या 0, 2, 1 या 3। तो हमें पता है कि द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मूलों की द्विघात समीकरण मतलब कि ax² + bx + c, ये हमारा एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, तो इसके फैक्टर्स कितने मिलते हैं हमको, 2। तो अधिकतम संख्या कितनी होती है इसकी, 2 होती है। किसी त्रिभुज के शीर्ष 4, 3, 2, -3 तथा -3, 6 है, उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। ऑप्शन नंबर ए -1 1, ऑप्शन नंबर बी 1 2, ऑप्शन नंबर सी 1, -1 और ऑप्शन नंबर डी 2, -2। तो इसके केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें ये हो जाएगा हमारा x1,
ये हो जाएगा y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, तो अब हम इसके पहले x के निर्देशांक निकालेंगे। तो x के निर्देशांक निकालने के लिए हम तीनों को प्लस कर देंगे। 4 + 2 + -3 अपॉन 3। तो क्या आ जाएगा, 4 + 2 6 और 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 3 अपॉन 3। तो क्या आ जाएगा इसका 1। तो हमारा 1 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब ये अपना ऑप्शन कैंसिल, ये अपना ऑप्शन कैंसिल। अब देखते हैं y के निर्देशांक। तो 3 - 3 + 6 अपॉन 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 6 अपॉन 3 मतलब कि 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है कि रिक्त स्थान भरिए। कर्णी 2 एक खाली स्थान संख्या है। तो कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यदि यहीं पे पूछे हमसे कि कर्णी 4 जो है वो कौन सी संख्या है, तो कर्णी 4 जो है इसकी वैल्यू होती है 2, तो ये हो जाती है परिमेय संख्या। तो ये हमारी जो कर्णी 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति खाली स्थान होगी। तो इसमें मूलों की प्रकृति हमको निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। तो d = b² - 4ac। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, a 1 है, ठीक है, b भी 1 है और c की वैल्यू है -1। तो ये आ जाएगा 1² - 4 × 1 × -1। तो 1 माइनस ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 4 = 5। तो आप देख सकते हैं कि d की वैल्यू क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक है तो क्या आ जाएगा, d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। तो इसकी कंडीशन पे मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक। क्या होगी, वास्तविक होगी मूलों की प्रकृति। अब बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:11 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए भुजाओं का अनुपात 9:11 है, तो उनके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, उनके वर्ग के बराबर हो जाएंगे। तो 9 का वर्ग 81 और 11 का वर्ग 121। तो ये हो जाएंगे इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। बिंदु 4,0 खाली स्थान अक्ष पर स्थित होगा। तो देख सकते हैं कि हमारे पास में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बिंदु 4 और 0 क्या होगा, ये देखिए। तो x एक्सिस में 4 आपको मिल जाएगा और 0 तो सभी के लिए यहाँ पे काम करेगा। तो ये किस अक्ष पे आ रहा है, ये होती है हमारी x अक्ष, ये होती है y और ये होती है x' और ये होती है y'। तो किस अक्ष पे आ रहे हैं ये बिंदु आ रहे हैं x अक्ष पे। तो किस अक्ष पे आ जाएगा इसका आंसर, x अक्ष पर। 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। मतलब जितनी ऊंचाई है उतना ही पाद पे बन रहा है। ये 3 है तो ये 3 है, तो इसका मतलब यहाँ का एंगल कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, मतलब 45 अंश का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है। तो देखिएगा ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और ये है जीवा, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो क्या आ जाए इसका आंसर, समद्विभाजित। क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। समांतर श्रेणी a, a + d, a + 2d का nवां पद। तो इसका nवां पद हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। तो आपका ई किससे कनेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट जो है उससे कनेक्ट हो जाएगा। समांतर श्रेणी a + d, a + 2d का n पदों का योग। n पदों का योग क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड नंबर का आंसर। फिर है आपका थर्ड नंबर 6, 8, 10 का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, इनको प्लस करके डिवाइड कर देते हैं। तो आपको पता है कि 10 हो जाएगा 20, ठीक है, और ये हो गया 12, मतलब 22
प्लस 8, मतलब कितनी हो गई वैल्यू इसकी 30। कितनी हो गई 20, 30 और ये हो जाएगा आपका 10, तो मतलब हो गया 40/5। तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू आपकी 5 8 जा 40। तो सामांतर माध्य कितना हो जाएगा आपका 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 किससे जुड़ जाएगा, ए से। नेक्स्ट है आपका cot 30 डिग्री। आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, cot 30 डिग्री की वैल्यू, तो ये आ जाएगी √3। नेक्स्ट cos 90 माइनस थीटा, तो यह होता है आपका फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा sin थीटा। ये हो जाएगा आपका 5th नंबर सी से। नेक्स्ट cos 48 डिग्री इंटू cosec 42 डिग्री प्लस sin 48 डिग्री sec 42 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 2। तो ये आपका जुड़ जाएगा 6D से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1 है पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय के कथन को सिद्ध करने के लिए हम एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम हो जाता है ABC। तो हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, जो क्या है AC का वर्ग, लंब क्या है AB है, AB का वर्ग, और आधार क्या है BC का वर्ग। तो इस तरीके से इसका क्या लिखना है, हमको कथन लिखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का हमारा कथन होता है किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई के वर्ग का योगफल कर्ण के लंबाई के वर्ग के योगफल और उसके कर्ण की लंबाई के वर्ग के बराबर होता है। मतलब ये जो देखिए कर्ण का वर्ग, ये सबसे बड़ी भुजा, इसका इस वर्ग किसके, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय का कथन। नेक्स्ट है मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी लिखिए। तो मूल बिंदु से XY की दूरी होती है √x² प्लस y², मतलब करनी x की घात 2 धन y की घात 2। ये इसका मूल बिंदु का सूत्र है, बिंदु की दूरी का सूत्र है। थर्ड नंबर है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 के विवेक्तर का सूत्र लिखिए। तो इसके विवेक्तर का सूत्र होता है, d का फॉर्मूला होता है d = b² माइनस 4ac। ठीक है। नेक्स्ट है उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। तो उन्नयन कोण क्या होता है, इसकी परिभाषा हमको लिखनी है। उन्नयन कोण बनता है जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है। जैसे ये है आपके डायग्राम से यदि हम देखें तो ये क्षैतिज रेखा, ठीक है, और ये दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण ये होता है उन्नयन कोण। नेक्स्ट है 5 नंबर, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसे कि मान लो ये वृत्त है, ठीक है, और स्पर्श रेखा ये है, तो जो वृत्त की स्पर्श रेखा है वो वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 1। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², जहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर क्या होती है, आर होती है वृत्त की त्रिज्या, आर वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए समरूप त्रिभुज की शर्तें पता होनी चाहिए। तो समरूप त्रिभुज की 2 शर्त होती है। पहली कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इनकी भुजाएं जो होती है वो समानुपात में होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन आपको दिया है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होंगे। ऐसे वो समरूप नहीं होंगे। क्या होगा, जब यदि उनकी भुजाएं भी समानुपात में होंगी तभी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। किसी एक इस शर्त से ये समरूप त्रिभुज नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या आ जाएगा आपका असत्य, इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है जहां आर एवं एच क्रमशः बेलन के आधार की त्रिज्या एवं बेलन की ऊंचाई है। पाई आर स्क्वायर एच में आर त्रिज्या है और एच क्या है, ऊंचाई है। तो हमें पता है कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, सत्य इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृत्त की परिधि बराबर पाई आर स्क्वायर होती है। वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर होती है यहाँ जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ना कि पाई आर स्क्वायर। इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर स्क्वायर होता है जहां आर गोले की त्रिज्या है। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य आंसर हो जाएगा इसका। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है। तो किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होती है, ये आपका आ जाएगा असत्य। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ये कथन क्या है आपका, सत्य कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके क्या निकालना है हमको, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड यदि आप निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आपको मिलती है 3825 को हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, देखिएगा 3825 को हम सबसे पहले यदि 3 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ बच गया 2, 3 7 जा 21 और यहाँ पे बच गया 1, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ बच गया 1, 3 5 जा 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर से 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और यह आ जाएगा 17 1 जा 17। तो इसके क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो ये अभाज्य गुणनखंड के पदों में हमने इसे लिख दिया। चलिए इसके और में क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में हमें क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें बताना है कि 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व इसका हो जाएगा, चूँकि 3a और b पूर्णांक हैं, ठीक है, 3a और b पूर्णांक है, इसलिए यदि हम माने कि 3ab एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए पूरी की पूरी जो है 3√2 की वैल्यू जो है वो ये एक अपरिमेय संख्या की वैल्यू है, मतलब ये एक परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई मान है जिसके लिए, क्या आपको बताना है कि n कोई एक ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। मतलब 4 की घात n जो है वो 0 पे एंड हो, ऐसी कोई n की संख्या का मान आपको पता करना है। क्या ऐसा कोई n की वैल्यू होती है जिसमें यदि यहाँ पे आप पावर लगा दें 4 की तो वो किस में समाप्त हो, 0 पे समाप्त हो। तो इसका हल देखते हैं हम। यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 0 पर समाप्त होगी, मान लो यदि कोई संख्या जो है जिसकी घात n है तो वो जो n का मान ऐसा हो कि वो घात लगाने पे वो 0 पे समाप्त हो संख्या का मान, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो ऐसी स्थिति यदि आती है तो वो संख्याएं सब क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके लास्ट में 5 कभी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि 4 की घात n बराबर 2 टू दी पावर 2n, मतलब 2 की घात 2n के रूप में आ जाती है। इसी कारण 4 की घात n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है, 5 नहीं आ सकती है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या नहीं है।
इसके और में हमें क्वेश्चन दिया है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 6 और 20 का हमको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को के गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 6 के फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे 2 × 3। वैसे ही आपको 20 के फैक्टर्स मिल जाएंगे 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 6 के फैक्टर्स 2 × 3 एंड 20 के फैक्टर्स 2 × 2 × 5। तो इसका HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो 6 एंड 20 का HCF कितना आ जाएगा, 2। और इनके LCM क्या आ जाएंगे, देखिए जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख देंगे। फिर बचिए आपका ये 2, 3 और 5। तो इस तरीके से इसका LCM आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड × 5 मतलब कि 60। तो इसी नंबर का 6 का और 20 का HCF 2 है और इनका क्या LCM कितना है, 60 है। तो ये LCM और HCF 6 और 20 के हमने निकाल लिए। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 3 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू 3 है। चलिए इसका सॉल्व देखते हैं हम। क्या दिया हुआ है हमें, सॉल्व हमें दिया है कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू है 3। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा × x प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका x² माइनस 5x प्लस 3 = 0 हमारा बहुपद आ जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। चलिए इसके और में देखते हैं। इसके और में हमसे पूछा है द्विघात बहुपद 6² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य ज्ञात करने से पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे इसे 6x² माइनस 7x माइनस 3 = 0। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म तो 6 और 3 है। तो मतलब 6 × 3 मतलब कि 18। तो हमें ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनका प्रोडक्ट 18 हो और उनका प्लस या माइनस कितना हो, 7 हो। तो हमें नंबर मिल जाते हैं 9 × 2 और 9 - 2 = 7। तो हमारे नंबर क्या है, 9 एंड 2 जो है वो हमने नंबर लिए हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 = 0। तो अब हम स्टार्टिंग की 2 टर्म और लास्ट की 2 टर्म से कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों पे क्या कॉमन है, x कॉमन है और दोनों पे ही 3 कॉमन है। तो 3x बाहर निकल गया तो 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9। यहाँ पे 2x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर बच गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 1। तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3 = 0। तो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको हमने सेकेंड ब्रैकेट पे लिख लिया = 0। तो 2x माइनस 3 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3/2। वैसे ही 3x प्लस 1 = 0। तो x = -1/3 हमें सेकेंड वैल्यू इसकी मिल गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बहुपद t² माइनस 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें t² माइनस 15 दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे हम लगा सकते हैं a² माइनस b²। तो हम √15 को, इसको 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम देखिए इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं t² माइनस 15 = 0। तो जो अपने को दिया हुआ है तो इससे हम क्या कर लेंगे, t² माइनस √15² = 0 के फॉर्म पे लिख लेंगे। और इसमें हम फिर यूज़ करेंगे सर्वसमीका अपनी a² माइनस b² = a माइनस b a प्लस b का प्रयोग करेंगे। तो a² माइनस b² मतलब कि हो जाएगा a माइनस b मतलब t
t माइनस रूट 15 एक ब्रैकेट पे और t प्लस रूट 15 सेकेंड ब्रैकेट पे। फिर जब हम इनके इक्वल में 0 लेंगे तो t की वैल्यू हमें रूट 15 एक पॉजिटिव मिल जाएगा और t की वैल्यू एक रूट माइनस 15 सेकेंड वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसके दो शून्यक हो जाएंगे, रूट 15 एंड माइनस रूट 15, दो आंसर इसके हो जाएंगे। चलिए इसके और में देखते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। तो इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने ऊपर यूज़ किया था। तो देखिए इसका सॉल्व हो जाएगा। देखिए शून्यकों का योग कितना दिया है हमें, -1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1/4। तो द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इजिकल टू 0। तो x² माइनस, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे -1/4x और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे 1/4। चलिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। तो ये आ जाएगा आपका 4x² प्लस 1x प्लस 1 और ये 4 इधर 0 पे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो हमारा बहुपद क्या आ जाएगा, ये हमारा बहुपद आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करना है इसके लिए सिर्फ आपको समीकरण बनाने हैं। तो माना कि पेंसिल की संख्या या पेंसिल की संख्या कितनी x और रबड़ की संख्या कितनी है, y है। माना कि पेंसिल की संख्या x है और रबड़ की संख्या y है। तो 2 पेंसिल की कीमत मतलब कि 2x और 3 रबड़ की कीमत मतलब कि 3x। तो 2x प्लस 3x इजिकल टू 9 और सेकेंड हो जाएगा आपका 4x प्लस 6y इजिकल टू 18। तो इस तरीके से 2 बीजगणितीय समीकरण आपको बनाने थे। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, माना कि पेंसिलों की संख्या x है तथा रबड़ों की संख्या y है। तो प्रथम शर्त के अनुसार 2 पेंसिल की कीमत 2x और 3 पेंसिल की कीमत 3y इजिकल टू कितने रुपए में खरीदा था, 9 रुपए में। तो ये पहला समीकरण। वैसे ही 4 पेंसिल की कीमत 4x और 6 पेंसिल की कीमत 6 रबड़ की कीमत 6y इजिकल टू 18। ये हमारा दूसरा बीजगणितीय समीकरण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके और में दिया हुआ है, अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7 संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत या असंगत की शर्त हमें पता करनी है। तो जब हम समीकरण की तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, a2 की 2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू -3 आ जाएगी। वैसे ही c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 7 आ जाएगी। जब हम इनको कंपेयर करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो हम देख सक रहे हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। तो ऐसी कंडीशन पे समीकरण का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा और समीकरण क्या होंगे, संगत होंगे। तो यहाँ पे इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, इसका व्यवहार, इसका युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको किस में बताना है, गणितीय रूप में बताना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा क्या है, x + 1 है। तो दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो चलिए देखते हैं कि माना कि 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं x और x धन 1 है। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब कि x का गुणा x + 1 पे कितना है, 306 है। तो x का x में मल्टीप्लिकेशन x² और ये हो जाएगा x का 1 पे मल्टीप्लिकेशन x और ये 306 इधर आ जाएगा। तो -306 = 0 आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या करना है, इसकी संख्या भी ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे। तो 306 के लिए हमें 2 नंबर चूज़ करने हैं।
जिनका सम क्या हो 1 हो और उनका प्रोडक्ट कितना हो 306 हो। तो हमने नंबर चूज़ किए 18 और 17। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x प्लस माइनस 306 इजिकल टू 0। तो यहाँ से हमारा कॉमन निकल जाएगा x, तो बचेगा अंदर x प्लस 18 और सेकेंड में से निकल जाएगा माइनस 17, तो इसके अंदर भी बचेगा x प्लस 18। तो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 18 और x माइनस 17। तो जब यहाँ पर आपकी x की दो वैल्यू मिलेगी माइनस 18 और 17, तो नेगेटिव वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो x इजिकल टू जब हमारी पहली वैल्यू मिल गई 17 और दूसरी है हमारी x प्लस 1, तो हो जाएगी 17 प्लस 1 इजिकल टू 18। तो वो दो नंबर क्या हैं 17 और 18 हमारे दो नंबर हैं। इसके और में देखेंगे गुणनखंड विधि से समीकरण 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो इसको भी गुणनखंड विधि से आपको हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आपको पता है कि क्या है, हमें प्रोडक्ट करने पे 100 मिलना चाहिए और प्लस माइनस पे 20 मिलना चाहिए। तो हमें 10 × 10 हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा स्टार्टिंग की 2 टर्म्स है और लास्ट की 2 टर्म्स से। तो इसमें स्टार्टिंग की 2 टर्म में से हमारा 10x कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा 10x माइनस 1 और लास्ट की 2 टर्म से माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे भी बचेगा 10x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो 10x माइनस 1 10x माइनस 1, तो इससे हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10x माइनस 1 इजिकल टू 0। सो x इजिकल टू 1/10 इसका आंसर हमारा मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो। तो धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 10 धनात्मक पूर्णांक हमको लिखने पड़ेंगे जो किससे विभाज्य हो 5 से। तो पहला तो हमारा होता है एपी के फॉर्म पे हम इसको लिख लेंगे, मतलब कि समांतर श्रेणी के फॉर्म पे आ जाएगा। तो पहला 5 से विभाज्य नंबर 5, फिर 10 15 ऐसे डैश डैश करके आपकी सीरीज़ बन जाएगी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए की वैल्यू 5 और दोनों के बीच का डिफरेंस डी इक्वल टू 5। कितने धनात्मक लेने हैं 10, तो एन की वैल्यू 10 और इनका क्या ज्ञात करना है, आपको योग ज्ञात करना है, मतलब कि एस एन की वैल्यू हमें ढूंढनी है, प्राप्त करनी है। तो एस एन का फॉर्मूला हम लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया, n की वैल्यू रख दिया हमने 10/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 मतलब कि 10 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी मतलब कि 10-1 मतलब कि 9 इंटू डी, तो 9 इंटू डी की वैल्यू 5। तो यहाँ से आ जाएगा 2 से 10 कट हो जाएगा 5 टाइम, ठीक है। तो यह आ जाएगा 5 10 प्लस 45, ये आ गया अपना 5 इंटू 10 प्लस 45। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 55 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 275, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके और में AP 4, -4, -12, -20 के अगले 4 पद लिखिए। इसके नेक्स्ट 4 टर्म आपको लिखनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसका A है 4 और इसका कॉमन डिफरेंस आप यदि निकालेंगे तो D इजिकल टू कितना आ जाएगा -12 माइनस देखिए इससे निकालते हैं हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म से, D इक्वल टू -4 तो ये आ जाएगा माइनस प्लस, तो -8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनके आगे की टर्म में जो है हमें -8 करते चलना है। तो क्या आ जाएगा 4 -4 -12 -20, अब कितना जाएगा -28, फिर इस पे -8 तो -36, फिर इस पे -8 तो -44, फिर इस पे -8 आपको करनी है। तो इस तरीके से आप इसमें वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, -28 -36 -44 और -52। तो आपकी सीरीज़ आपको मिल जाएगी 4, -4, -12 -20 -28 -36 -44 और -52 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे हमें आकृति में DE समांतर BC है, ये दिया हुआ है। AD का ज्ञात कीजिए, AD ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। अब हमें डायग्राम में BD की भी वैल्यू दी है, AE की भी वैल्यू दी है और EC की भी वैल्यू दी हुई है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम अपना जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, आकृति जो दी है वो बना लेंगे। तो आकृति में जब ये त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाती है तो वो उसे अनुपात में विभाजित करती है, ये हमें पता है। तो अनुपात में विभाजित कर दी। यहाँ पे आपकी DE पैरेलल है किसके, BC के, इसलिए AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। ये हमने लिख लिया। अब हमें AD की वैल्यू नहीं पता है तो हम AD को AD ही नोट करेंगे और BD की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 7.2। वैसे ही AE की वैल्यू 1.8 और EC की वैल्यू 5.4। तो हमें पता है कि 1.8 से 5.4 3 टाइम कट हो जाएगा और ये 7/2 इधर आपका ऊपर आ जाएगा। तो 7.2 अपॉन 3, तो 7.2 से 3 को कट कर देंगे तो हमें AD की वैल्यू मिल जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर हमें फाइंड हो गई। नेक्स्ट देखते हैं इसके और में क्या पूछा है। इसके और में पूछा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, 2A है, तो इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके शीर्ष लंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक समबाहु त्रिभुज। ये देखिए यहाँ पे हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी 3 भुजाएं हैं, AB, BC और AC। ये तीनों ही क्या हो जाएंगी, 2A हो जाएंगे। और इसका शीर्ष लंब हमने बनाया है। जो शीर्ष लंब है अब इसके सामने वाली साइड मतलब BC को बराबर भाग में बांट रहा है। 2A है तो हाफ A इधर आ जाएगा, हाफ A इधर आ जाएगा। तो इसमें से हम एक ट्राइंगल ले लेंगे कोई भी, ठीक है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जहाँ AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2A है और BD बराबर CD बराबर A है, मतलब ये A है और ये A है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे क्योंकि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे हमें शीर्ष लंब AD की लंबाई ज्ञात करना था, इसलिए हम त्रिभुज ABD में जो हमारा ये त्रिभुज आया है, क्या आया है, ABD, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इसकी वैल्यू 2A है और इसकी वैल्यू A है और ये हमें निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD²। अब AB की वैल्यू है 2A², AD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और BD की वैल्यू कितनी है, A है, हमें पता है। तो अब क्या कर देंगे, 2A² मतलब कि 4A² हो जाएगा और ये A² अपना इधर आ जाएगा इक्वल टू AD²। तो क्या आ जाएगा, ये 3A² बच जाएगा। तो 3A² इक्वल टू AD²। तो 3A² है, यहाँ से रूट हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, इसलिए AD की वैल्यू आ जाएगी √3A। तो हमें पता है कि इसका जो शीर्ष लंब होगा वो √3A इसकी वैल्यू होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें पूछ रहा है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमको निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, y अक्ष में विभाजित करता है मतलब कि x अक्ष की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लेंगे बिंदु 5, -6 और -1, -4। जब इसे हम कंपेयर करेंगे तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 5, y1 की वैल्यू हो जाएगी -6, x2 की वैल्यू हो जाएगी -1 और y2 की वैल्यू हो जाएगी -4। और xy का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ हम लेंगे तो यहाँ पे उसने बोला है y अक्ष के किस बिंदु पर, इसका मतलब कि x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 0 के इक्वल में आ जाएगी हमारी ये वैल्यू। तो हम क्या रख देंगे, x की जगह पे 0 रख देंगे। m1 x2 की वैल्यू हो -1 तो -1 रख दिया, प्लस m2 और x1 की वैल्यू है 5 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा -m1 प्लस
5m2 और ये इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का ये हो जाएगा 0। तो -m1 प्लस 5m2 इज इक्वल टू 0। शो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5/1 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम y के लिए वैल्यू फाइंड करें तो y के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हमने m1 की वैल्यू रख दिया 5 यहाँ से और m2 की वैल्यू रख दिया 1 और यहाँ पर y2 की वैल्यू हो गई आपकी -4 और y1 की वैल्यू हो गई -6 अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20 और 6 1 जा 6, तो -20 -6 अपॉन 6 जो आ जाएगा -26 अपॉन 6, जिसे 2 से कट करने पे हमें वैल्यू मिलेगी -13/3। तो ये y को -13/3 पे कट करेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन आपका 14 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में हमसे क्या पूछा है, इसके और में हमसे पूछा है यदि बिंदु A 6 1, B 8 2, C 9 4 और D P 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, हमें P का मान इस पे ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उसमें क्या होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लें, जिसके हमको क्या दिए हैं, 4 बिंदु दिए हुए हैं ABCD। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC का मध्य बिंदु निर्देशांक BD के मध्य बिंदु निर्देशांक के बराबर होगा। ठीक है, तो AC और BD के लिए हम निकालेंगे वैल्यू, जो A की है और जो C की है, जो B की है और वो D की है। मतलब जैसे AC 6 1, A 6 1, C 9 4, इन दोनों के बीच की बिंदु निकालेंगे और D और B का मतलब कि 9 और 4 और क्या P और 3, इन दोनों के मध्य बिंदु क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये आ जाएंगे आपके 6 + 9, ये दोनों का प्लस 6 + 9/2 कॉमा 1 + 4/2। तो ये आ गया आपका 6 + 9/2 1 + 4/2। वैसे ही आपका ये आ जाएंगे क्या, P + 8, P + 8/2 और 2 + 3/2। तो ये आ जाएगा 8 + P/2 2 + 3/2। तो 6 + 9/2 मतलब 15/2 और 1 + 4/2 मतलब 5/2। वैसे 8 + P/2 जैसे कि वैसे रहेगा 2 + 3/2। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू को हम कंपेयर कर लेंगे। 15/2 इज इक्वल टू 8 + P/2। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 15 इज इक्वल टू 8 + P। सो P इज इक्वल टू 15 - 8 मतलब कि P की वैल्यू आ जाएगी 7। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें P की वैल्यू, जो B का पॉइंट है, जो D का पॉइंट है, सॉरी D का पॉइंट है, उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी कितनी, 7। P की वैल्यू मिल गई हमें 7। तो इस तरीके से P पॉइंट अपना मिल जाएगा 7। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मान निकालिए cos 25 मल्टीप्लाई sin 65 प्लस sin 25 मल्टीप्लाई cos 65 का मान निकालिए। तो देखेंगे यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, cos 25, ठीक है, cos 25 डिग्री, और यहाँ पे दिया है sin 65 डिग्री प्लस sin 25 डिग्री मल्टीप्लाई cos 65 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को चेंज कर देंगे। cos को लिख देंगे हम sin 90 माइनस कितना 65 इंटू sin 65 डिग्री प्लस इसको लिख देंगे, आप इसको लिख देंगे cos 90 माइनस 65 इंटू cos 65, sin 90 माइनस 65 और ये cos 90 माइनस 65। तो आपको पता है cos 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा sin 65 डिग्री, और ये तो आपका sin 65 डिग्री है ही, और ये आ जाएगा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और ये आपका cos थीटा है ही। तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा मतलब sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितनी होती है, वैल्यू 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1, इसका आंसर हो जाएगा।
ये देखिए इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके और का क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके और में हमसे पूछा है कि यदि cos 4a इक्वल साइन a माइनस 20, cos 4a इज इक्वल टू साइन a माइनस 20 हो, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, cos 4a इज इक्वल टू साइन a माइनस 20 ये हमें दिया हुआ है, जहाँ पे 4a न्यून कोण है ना। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, cos 4a को लिख लेंगे साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म पे। तो cos 4a इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 4a। तो साइन 90 माइनस 4a इज इक्वल टू साइन a माइनस 20। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो 90 और 20 दोनों प्लस हो जाएंगे तो 110, और 4a और a प्लस हो जाएंगे तो यह आ जाएगा 5a। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 22, जो एक न्यून कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कौन सी गोलियां हैं, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। तो बोल रहा है कि थैली में सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो संतरे की महक वाली तो होगी ही नहीं, इसलिए संतरे की महक वाली गोलियां तो थैली में है ही नहीं, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। और दूसरा है कि नींबू की महक वाली है, तो नींबू की महक वाली तो सारी की सारी हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसके और में क्वेश्चन दिया है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा और दूसरा है एक इक्का नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखें इसका सॉल्व हम, चलिए इसका हल हम देखते हैं। जो ताश की एक गड्डी में हुक्म के पत्तों की कुल संख्या 13 है। ताश की एक गड्डी के इक्के के पत्तों की कुल संख्या, इक्के के कुल पत्तों की संख्या 4 है। तो हुक्म के इक्के देखिए, तो क्या है, 52 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं, तो ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या बराबर 52। ठीक है, हुक्म का इक्का निकालने के अवसर, हुक्म का इक्का निकालने के अवसर कितने, 1। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/52। ठीक है, और इसके हुक्म के पत्ता ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 - 1/52, मतलब 51/52 इसकी ना होने की प्रायिकता हो जाएगी। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। 144 पेन है, उसमें से 20 पेन खराब है, मतलब 124 पेन जो हैं वो अच्छे पेन हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। आप वह पेन खरीदेंगे मतलब अच्छे पेन की प्रायिकता। हम कौन सा पेन खरीदेंगे, अच्छा पेन खरीदेंगे, तो अच्छे पेन की प्रायिकता। तो 20 पेन खराब है, तो अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन है 124। अच्छे पेन है 124, टोटल कितने हैं 144। तो ये हमारे जो पेन खरीदने हैं उसकी प्रायिकता हो जाएगी 124/144। और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब अब हम कौन से पेन नहीं खरीदेंगे, जो पेन खराब है। कितने पेन खराब है, 20 पेन खराब है, तो 20 पेन हम खरीदेंगे नहीं, जिसकी प्रायिकता हो जाएगी 20/144। तो देखिएगा कुल पेन है हमारे 144।
खराब पेन है 20, अच्छे पेन है 124। तो जो पेन खरीदेंगे मतलब अच्छे पेन की प्रायिकता हो जाएगी 124/144, और ख़राब पेन जो पेन हम नहीं खरीदेंगे उनकी प्रायिकता हो जाएगी 20/144 हो जाएगी। सेकेंड है इसके और का, इसके और में दिया हुआ है, यदि यह दिया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। क्या है? एक ही दिन ना होने की इतनी है। तो एक ही दिन होने की प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो होने और ना होने की प्रायिकता क्या होती है? =1 होती है। तो ना होने की इतनी दी हुई है तो होने की हम निकाल सकते हैं। तो 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता कितनी है? 0.192 है। तो एक दिन ना होने की, एक दिन होने की क्या हो जाएगी? 1 - 0.992। किस फॉर्मूले से? PE + PE0 = 1 से। तो यहाँ पे PE0 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो PE0 की वैल्यू दी है 0.992। तो PE की वैल्यू हम निकाल रहे हैं कैसे? 1 - PE0 करके निकाल रहे हैं। तो हमने ये फार्मूला लगा दिया, तो 1 - 0.992 हो गया। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.00 से, सॉरी 1.000 से माइनस कर देंगे 0.992 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.008। तो ये है एक ही दिन होने की प्रायिकता। 2 बच्चों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.008 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या करना है? किसी वृत्त के बिंदु पर स्पर्श मतलब स्पर्श रेखा, ठीक है, तो किस वृत्त की जो स्पर्श रेखा रहेगी तो वो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं कि ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, और ये हमारा एक स्पर्श रेखा है AB। ये हमारी स्पर्श रेखा AB है जो बिंदु C पर स्पर्श कर रही है। तो हमें ये बताना है कि ये जो OC है वो लंब है AB पर। तो हमें क्या करना है? हमें दिया हुआ है कि O वृत्त का केंद्र है और AB वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श करती है। ये हमको दिया है, लिखना है। फिर उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि OC लंब है AB पर। OC लंब है किस पर? AB पर हमें सिद्ध करना है। अब हमें इसे सिद्ध करने के लिए हम देख सकते हैं कि जो हमारा OA है वो ग्रेटर देन है OC से, क्योंकि OA जो है वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा इस ट्राइंगल का। तो OA ग्रेटर देन हो जाएगा OC के, ठीक है। तो OA ग्रेटर देन हो गया OC के। अब हमारे पास में 2 ट्राइंगल बन गए। कौन से? ट्राइंगल OCA और OCB, 2 ट्राइंगल हमारे बन गए। तो ट्राइंगल OACO और BCO में हमारे जो एंगल होंगे कौन से? एंगल OCA = OCB। कौन से एंगल है? ये कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन एंगल है। फिर उसके बाद में OC = OC कॉमन साइड है। OA = OB, ये क्या है? हमारी रेडियस है ट्राइंगल की। OA = OB रेडियस है ना। इसलिए जो हमारा ट्राइंगल है ये आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे एक कॉमन एंगल दिखा दो, ठीक है। यहाँ पे OCA ना दिखाकर क्या दिखा दीजिए? यहाँ पर COA और BOC दिखा दीजिए। तो ये कॉमन एंगल हो जाएगा। कॉमन एंगल हो गया, OC कॉमन साइड हो गई, ये रेडियस हो गई। इसी प्रकार से ये जो ट्राइंगल हैं दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो जाएंगे। एंड एंगल OCA इक्वल हो जाएगा एंगल BCO के। कौन सा एंगल? राइट एंगल 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री के एंगल हो गए, देयरफॉर OC परपेंडिकुलर AB, इसलिए OC जो है वो AB पर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसके और में हमें क्या क्वेश्चन पूछा है। इसके और में हमें क्वेश्चन पूछा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से
बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं इसका डायग्राम। मान लो कि ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, और इसकी एक स्पर्श रेखा है ये जो है PQ, ठीक है। तो ये वृत्त की त्रिज्या आपकी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर की, और ये बताया है उसने कि बिंदु OQ से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे मिलती है। तो आपको इस PQ की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या क्या दिया है, चूँकि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है। क्या बनाती है, समकोण बनाती है। अतः त्रिभुज OPQ बराबर 90 डिग्री। अब जो है, अब त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से इस पे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग मतलब OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन PQ का वर्ग। तो OQ का आपको OQ कितना दिया है, OQ 12 है, ठीक है। OP कितना है आपका, OP जो है 5 है क्योंकि ये त्रिज्या है, और आपको PQ को निकालना है। तो PQ को निकालना है तो क्या आ जाएगा, ये OQ का वर्ग माइनस OP का वर्ग इजिकल टू PQ का वर्ग। यहाँ से रूट हटकर इधर लग जाएगा तो ये आ जाएगा OQ का वर्ग माइनस OP का वर्ग। इट मीन्स ये आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 25। तो यह आ जाएगा आपका 119 इजिकल टू PQ। तो हमारे पास में PQ की वैल्यू कितनी आ गई, 119 अंडर रूट 119 PQ की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। तो क्वेश्चन नंबर हमें 20 दिया हुआ है। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस खेत की 0.50 रुपीज़ प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, खेत की जुताई जो कराएंगे उसमें कितना व्यय होगा ये निकालना है। खेत कैसा है, वृत्ताकार है, ठीक है। चलिए इसका हल हम देखते हैं। क्या दिया होगा इसका फॉर्मूला, इसमें लग जाएगा परिधि गुणित प्रति मीटर व्यय बराबर कुल व्यय। मतलब जो ये जो है क्या है 5280 और ये 24 रुपये प्रति मीटर, कुल खर्च 5280 आ रहा है और 24 रुपये प्रति मीटर से। तो इसके लिए हम परिधि निकालेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों से इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको परिधि मिल जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, परिधि का फॉर्मूला लगा देंगे वृत्त की, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा के हम R की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम लगाएंगे परिधि गुणित प्रति मीटर व्यय बराबर कुल व्यय। तो परिधि गुणित प्रति मीटर वर्ग कितना है, खर्च 24 रुपये है, और टोटल कितना है 5280। तो इससे परिधि निकल जाएगी, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 220 मीटर हमारी परिधि निकल जाएगी। तो परिधि का क्या फार्मूला होता है, 2πr फार्मूला होता है। तो 2πr हमने जब लगाया तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, r हमें इसमें निकालना है इजिकल टू 220 मीटर। तो r इजिकल टू जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा r इजिकल टू 220 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 2। तो 22 से ये 10 टाइम कट हो जाएगा और 2 से ये 5 टाइम कट हो जाएगा। तो आपकी r की वैल्यू हो जाएगी 35 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, खेत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो खेत के क्षेत्रफल, खेत हमारा वृत्ताकार है इसलिए किसका क्षेत्रफल लग जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr² लग जाएगा, जहाँ पे पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, r की वैल्यू हो जाएगी 35 मल्टीप्लाई 35। तो ये 7 से 5 टाइम 35 कट हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको मिलेगा 3850 मीटर स्क्वायर। जब आपका 1 मीटर पे खर्च कितना है, 0.50 मीटर है, तो जुताई का कुल खर्च कितना आ जाएगा, जुताई का कुल खर्च हो जाएगा 3850 मल्टीप्लाई 0.50 रुपीज़। तो यह आ जाएगा 1925 रुपीज़ जुताई का कुल खर्च यहाँ पे हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं इसके और का क्वेश्चन। इसके और में हमें क्वेश्चन पूछा है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये देख सकते हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। इसकी हर एक भुजा का जो बिंदु है, त्रिभुज की हर एक भुजा का जो बिंदु है वो 3 वृत्त जो हैं उनका केंद्र है। तो आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो पार्ट है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, त्रिभुज की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो जब हमें त्रिभुज की भुजा निकल जाएगी तो यही त्रिभुज की भुजा को आधा कर देंगे तो ये त्रिभुज की वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी तो वृत्त की ये 3 क्वाड्रेंट है, इनका हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो जब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से इन 3 क्वाड्रेंट के एरिया को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये शेडेड रीजन मतलब कि छायांकित भाग की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4a² और ये हमें दिया है 17,320.5 = ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17,320.5/4 इक्वल मल्टीप्लाई ये जो √3 है वो नीचे आ जाएगा और 4 जो है वो ऊपर चले जाएगा = a²। अब हमको पता है कि √3 की वैल्यू जो होती है 1.7205 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका कट हो जाएगा। तो यहाँ पे a² की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे 17,320.5 × 4 अपॉन कितना कर देंगे 1.7325 = a²। तो यहाँ से जब आप पॉइंट हटा देंगे तो ये देखेंगे कि आप दोनों नंबर सेम है। तो यहाँ से आपको a² = इतना आपको वैल्यू मिल जाएगा, कितना 40,000। ठीक है, और आपको पता है कि ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 200 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको इसकी साइड कितनी मिल जाएगी, 200 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो अब हमको ये त्रिभुज की पूरी भुजा की लंबाई कितनी मिली है, 200 मिली हुई है। तो इसको हम आधा कर देंगे तो ये रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस = कितना आ जाएगा, रेडियस = a/2 मतलब 200/2 = 100 सेंटीमीटर इसकी हमको रेडियस मिल जाएगी। अब हमें रेडियस मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसके 3 त्रिज्यखंड बन रहे हैं तो 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे। 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr² और 3 है तो हम 3 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 3 × 60 डिग्री, आपको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। पाई की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे 3.14 और आर की वैल्यू है हमारे पास में 100। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 15700। ठीक है, इसको हम छायांकित भाग का निकालना है। तो छायांकित भाग का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब आप माइनस करेंगे तो 17,320.5 - 15700 इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। समीकरण योग में x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस क्वेश्चन को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए देखते हैं। हमारे पास में दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन मान लिया हमने x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन मान लिया हमने 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2y अपने को मिल जाएगा। अब इस x इक्वल टू 2y है, इसको समीकरण 2 पे रखने पर, समीकरण 2 में x इज इक्वल टू 2y रखने पर, तो इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो 3 2 जा 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 6y प्लस 4y कितना हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू 20। सो y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब इसी y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे समीकरण 3 पे। तो x इज इक्वल टू 2y, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब कि x इज इक्वल टू 4 इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसके और में हमसे क्वेश्चन पूछा है, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या का योग, ये सेट डी में भी क्वेश्चन था। तो दो अंकों की संख्याओं का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, दो अंकों की संख्या है मतलब इकाई और दहाई का अंक है। तो हम इकाई का अंक x मान लेंगे, दहाई का अंक y मान लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, माना कि इकाई दहाई का अंक x है, क्या है, यहाँ पे हम कर लेंगे दहाई का अंक। दहाई का अंक कितना है, x है, और इकाई का अंक कितना है, y है, ठीक है। तो उसने बोला है कि दहाई का अंक और इकाई का अंक का सम कितना है, 9 है। तो हमारा संख्या क्या आ जाएगी, हमारी वास्तविक संख्या ये क्या आ जाएगी, 10x प्लस y, मतलब 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक, ये फॉर्मूला होता है। तो 10x धन y ये हमारी संख्या आ जाएगी। अब उसने बोला है कि जो दो अंकों की संख्याओं का योग है, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना। तो ये जो हमें संख्या मिली, इसका 9 गुना अंकों को पलटने पे, मतलब जो दहाई है उसको इकाई और जो इकाई है उसको दहाई बना देंगे, तो 10y प्लस x मिल जाएगा। इसका दोगुना है तो ये 2 कर देंगे मल्टीप्लाई पे, तो यह जाएगा 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x। तो x जो 90x में से 2x माइनस होके 88x और 9y में से 20y माइनस होके 11y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जहाँ से 11 कॉमन निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। कितना जाएगा, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा समीकरण 1 और ये जो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आएगा, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और जो 2 है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, किससे, प्रतिस्थापन से। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस समीकरण पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे, इस पे प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 2 पे। तो समीकरण 2 पे वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, 8 ब्रैकेट 9 माइनस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 8 9 जा 72 माइनस 8y माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 72 माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाए 9y इज इक्वल टू 72, सो y इज इक्वल टू 72 अपॉन 9, सो y इज इक्वल टू 8। अब ये y की वैल्यू को हम इधर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर पुट कर देंगे समीकरण 3 पे। तो समीकरण 3 पे रखने पर हमें मिल जाएगी x इज इक्वल टू 1। तो हमारी संख्या, वास्तविक संख्या हो जाएगी 18, क्योंकि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। तो इकाई के अंक पे 8 रख देंगे और दहाई के अंक पे 1 रख देंगे। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 18 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ठीक है, ये कमलदान है, ये दिख रहा है आपको, ये कमलदान घनाभ के आकार का है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ये जो गड्ढे हैं ये शंकु के आकार के, देखिए इस तरीके से कलम उसके अंदर जा रही है। तो घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है।
पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये जो लकड़ी है ना, इसमें जो लगी हुई है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इन गड्ढे के आयतनों को हमको माइनस करना पड़ेगा इस कमलदान के आयतन में से। तो गड्ढे का आयतन किसके फॉर्म पे आ जाएगा, कोन के फॉर्म पे, शंकु के फॉर्म पे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस घनाभ का आयतन निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, देखिए घनाभ के विमाए हुए आपकी एल हो जाएगा, लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका आयतन जब हम निकालेंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा LBH मल्टीप्लाई पे, तो 15 × 10 × 3.5, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5250 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। अब वैसे ही देखेंगे कि जो हमारे पास में ये जो कमलदान पे जो गड्ढे बने हुए हैं ये कोन के आकार के हैं, तो हम क्या लगाएंगे, कोन का आयतन। और कोन कितनी है, 4 है, तो 4 कोन का आयतन लगा देंगे। तो कोन का आयतन होता है 1/3 πr²h। ये किसका है, कमलदान के छेदों का आयतन है, ये छेदों का, ठीक है। तो क्या है, 1/3 πr² होता है। तो हम क्या कर देंगे, 1/3 पाई की वैल्यू रख दिया, r हमें दिया हुआ है 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू h हमें दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो हमने 1.4 सेंटीमीटर रख दिया। इस तरीके से हम इसे यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, पॉइंट हटा के मैंने यहाँ पर कैंसिल किया हुआ है। अब हमारे पास में 4 कमलदान थी, इसलिए हमने 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 1.47 की वैल्यू मिल जाएगी। 1.47 किसकी मिल गई, ये 4 छेदों का आयतन मिल गया और इस पूरे कमलदान का भी आयतन मिल गया। अब ये छेदों को छोड़ देंगे क्योंकि लकड़ी इन छेदों पे नहीं लगी हुई है, तो लकड़ी का आयतन निकालना है। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए इस ब्लॉक का मतलब घनाभ के आयतन में से इन 4 छेदों के आयतन को हम माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लकड़ी का आयतन, ठीक है, लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन जो है वो घनाभ का आयतन माइनस 4 छिद्रों का आयतन। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 525 माइनस करेंगे आप 1.47 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 - 7 3, 9 - 5 4, और ये हो जाएगा 4 - 1 3, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5। तो कितना आ जाएगा, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का आयतन हमें मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके और में हमें क्वेश्चन पूछा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू रखना है 3.14 लेना है पाई की वैल्यू। चलिए इसका सॉल्व हम करते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन का आंसर देखिए, एक बड़ा सा बेलन है, ठीक है, इस बेलन की जो है 24 सेंटीमीटर इसका आधार का व्यास है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर की, ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो हाइट हमें दी है 220, ठीक है। इसी के ऊपर दूसरा एक सिलेंडर रखा हुआ है या बेलन रखा हुआ है जिसकी त्रिज्या है कितनी, आपके पास में इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर की, और इसकी हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर है, और ये पूरा लोहे का बना हुआ है। इस लोहे का द्रव्यमान निकालना है। तो इस द्रव्यमान को निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर इस बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा और दोनों के आयतन को प्लस करना पड़ेगा, और फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, 8 ग्राम का मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है। हमें 2 त्रिज्याएँ और 2 ऊंचाई दी हुई है। तो मान लो कि हमने बड़े बेलन की त्रिज्या R1 क्या ले लिया, 12, क्योंकि इसका डायामीटर व्यास कितना दिया है 24, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 12। उसकी ऊंचाई H1 मान लिया जो दी है 220। उसकी दूसरे वाले बेलन की त्रिज्या हमने मान लिया इसकी कितनी है 8 है, और इसकी हाइट कितनी है 60 है। तो पहले वाले बेलन का आयतन V1 मान लेंगे पाई R1² H1², और दूसरे वाले का V2 पाई R2² H2² हम मान लेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, पाई को हम पाई रहने देंगे अभी, और R1 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, H1 की वैल्यू 220। इसको कैलकुलेट करने पे हमें मिल जाएगा 31,680 पाई।
वैसे ही हम V2 कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगी 3840 पाई। अब हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है इस पूरे का, तो हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू प्लस V2 की वैल्यू कर देंगे, मतलब इस वैल्यू को इस वैल्यू में प्लस कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा 35,520 पाई। और हमें बताया है कि पाई की वैल्यू हमें कितनी पुट करना है, 3.14 पुट करना है। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी ये 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें लोहे का द्रव्यमान निकालना है, जो हमें कितना दिया है, उसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पे लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, इसका 8 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8,92,262.4 ग्राम, जिसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे हम, तो केजी में आ जाएगा 892.2624 केजी। ये हमारा आंसर यहाँ पे लोहे के द्रव्यमान का आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 पे है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। जबकि भार दिया हुआ है किलोग्राम में और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, भार है 40 से 45 2, 45 से 53 और 50 से 55 8, 55 से 68 और 60 से 65 6, 65 से 73 और 70 से 75 2। तो इसका हमको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए इसके लिए हम टेबल बना लेंगे। पहला कॉलम है हमारा भार केजी का, तो भार केजी दिया है 40 से 45 2, ये इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी। 45 से 53, 50 से 55 8, 55 से 66, 60 से 65 6, 65 से 30, 65 से 73 और 70 से 75 2। और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या 30 है, मतलब कि n = 30। तो अब हम इसका CF निकाल लेंगे। ये हो गया 2, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28 और 28 + 2 30। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अब n/2 की वैल्यू। तो n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n/2 आपका आ जाएगा 30/2, मतलब कि 15 आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी n/2 की। अब हमें माध्यक निकालना है, तो हम देखेंगे कि 15 के लिए हम ये ले लेंगे, क्लास इंटरवल चूज़ कर लेंगे। तो क्लास इंटरवल पे ये हमारा हो जाएगा f, ये हमारा हो जाएगा CF, ये हमारा हो जाएगा L। ठीक है, तो अब हम इसके लिए माध्यक का फॉर्मूला लगा देंगे। माध्यक का फॉर्मूला हो जाएगा L + n/2 - CF/F × H। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू राइट कर लिया है। L = 55, F = 6 और CF = 13। तो L की वैल्यू हमने 55 प्लस n/2 15 माइनस 13/6 × 5। तो 15 - 13 कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 2 1 = 2 और 2 3 = 6। चलिए तो ये हमारा हो गया 55 + 2/6 × 5, मतलब 55 + 1/3 × 5। तो यहाँ पे हम LCM ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 165 + 5/3, तो 170/3, जिसे कट करेंगे तो 3 5 = 15, 3 6 = 18 पॉइंट, फिर से बच गया 2, 3 6 = 18, ऐसे आपका 56.6 इसका माध्यक आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसके और का क्वेश्चन। इसके और में हमें क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरण के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120, जिनकी बारंबारता है 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29। इसका हमें निकालना है बहुलक। चलिए इस क्वेश्चन का हल हम देखते हैं। यहाँ दिया है जीवन काल, ठीक है, जीवन काल दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता 0 से 20, 10, 20 से 40, 35, 40 से 60, 52 और 60 से 80, 61, 80 से 100, 38 और 100 से 120, 29 दी हुई है। तो यहाँ से हम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को चुन लेंगे, ये आ जाएगी 61। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी 61, L की वैल्यू हो जाएगी 60, F0 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 52 और F2 की वैल्यू हो जाएगी 38 और H की वैल्यू हो जाएगी 20।
अब हम यहाँ पे लगा देंगे बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू F2 मल्टीप्लाई H। तो चलिए यहाँ पे हम सारी वैल्यू लिख देंगे। क्या आ जाएगी? L की वैल्यू 60 प्लस 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू 61 प्लस माइनस 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई 20। तो 60 अपना जैसे कि वैसे हो जाएगा और 61 में से 52 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 2 का 61 पे मल्टीप्लिकेशन 120 और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90 मल्टीप्लाई 20। तो 60 प्लस 180 अपॉन 32 यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगी। और ये जो है 20 को हमने क्या कर लिया? 9 पे मल्टीप्लाई कर लिया है। तो अब एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 3 जा 18 एंड 1 19 और ये 0 का 0 प्लस 180 अपॉन 32। दोनों का प्लस हो जाएगा 2100 अपॉन 32। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 65.625। ये आ जाएगा क्या? जीवन काल। किसमें? घंटों पे। तो ये आ जाएगा इसका बहुलक का मान। तो यहाँ पे पूरे हमारे 23 क्वेश्चंस एंड होते हैं सेट सी के। थैंक यू।